Hello everyone, welcome to unit number 13 amines and lecture number 7. As we know that in our lecture number 6 we are talk about the basic character of amines. Today we compare all the basicity of amines. So what is the purpose or what is the main factor to find out which type of amines is more basic or less basic? Okay, so this topic now we talk about gradually. Fine. So once again there is a structure basicity relationships of amines. So in this point we know that the basicity, look, the main point, the basicity of any amine depends upon the ease with which it accepts a proton to form the ammonium cation. It means that it's a conjugated acid. It's nothing but it's a one type of conjugate acid. The other is conjugate acid. देखिए इसमें क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं. इन अदर वर्ड्स मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूं. बेसिसिटी ऑफ एन amine depends upon the stability of the ammonium cation it forms after accepting a proton. राइट? अभी मुझे क्या देखना है कि इसका मतलब यह हुआ कि बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को मुझे समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट? उसके जो एमोनियम केटाइन है जो प्रोटोनेशन के बाद में मुझे यहां पे मिल रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ही देखनी पड़ेगी. फिर से लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यहां पे मेरे पास एमाइन है और इसका एक्वियस सॉल्यूशंस जैसे मैंने बनाया हुआ था तो मुझे मालूम है कि RNH3 प्लस और OH माइनस इट्स इक्वेशन, लेकिन ये तो एक्वियस इक्वेशंस के बारे में बात यहाँ पे हो रही है. मैं तो वैसे भी कुछ इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि मेरे पास कुछ भी H प्लस है तो देखिए यहाँ पे जो है वो लॉन पेयर है, तो वो लॉन पेयर है तो वो लॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेंगे, राइट? और यहाँ इसमें से H प्लस वो अपने पास ले लेगा तो वो H प्लस कितनी इजीनेस से वो अपने पास लेके उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये जितना स्टेबल रहेगा उतना ये हाइड्रोक्सिल आयन भी स्टेबल मुझे मिलेगा. तो इससे उसकी बेसिसिटी का पता मुझे मिल सकता है. सो वंस अगेन टू एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस वी हैव जस्ट टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एमाइंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम केटाइंस. यहां पे मुझे इसकी ही स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी आफ्टर द प्रोटोनेशन के बाद में. समझ में आ गया? देखिए अभी मैं उसमें एक मेन जो मैंने जो ये पॉइंट जो फाउंडेशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है. अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसके दो पॉइंट मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करना चाहता हूं. मैं फर्स्ट लेना चाहता हूं बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमाइंस, यानी हम एलिफैटिक एमाइन की जो बेसिसिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहते हैं. एरोमेटिक की नंबर 2 में बात करेंगे. अभी आप देखिए मैं अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं वो है एलिफैटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. यानी अमोनिया से तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ही होते हैं एलिफैटिक. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास पावर ऑफ के बी वैल्यूज है, पावर ऑफ के बी मेरे पास सभी एलिफैटिक एमाइंस की क्या मुझे मिलेगी 3 to
4.22 के बीच में मुझे मिलती है। लेकिन मेरे पास जो अमोनिया है उसकी जो पावर ऑफ केबी वैल्यू है वो मुझे 4.75 मिल रही है। हमें मालूम है कि जैसे पावर ऑफ केबी ज्यादा होता है यानी इसका केबी कम होने की वजह से उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो उसको हम एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि ऑल द 3 क्लासेस ऑफ एलिफेटिक एमाइंस जो भी है आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया, यानी अमोनिया से तो वो ज्यादा ही होंगे, आइदर प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। लेकिन ये क्यों है, इसका रीजंस क्या है कि व्हाई एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो उसका जो यहाँ पे हम रीजंस ढूंढना चाहते हैं, तो दिस इज ड्यू टू द रीजंस दैट कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्योंकि आर में अल्काइल ग्रुप होते हैं, सो दिस अल्काइल ग्रुप्स वो क्या होता है, तो कि हमें मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, राइट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा उससे, क्या होगा तो कि उससे ये होगा कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम increased or increases, and thus they can donate the lone pair of electrons more easily। देखिए मैं आपको फिर से यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है ये अमोनिया है, इसका ये लॉन पेयर है, तो उसको डोनेट करना है तो वो डोनेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एच है, वो कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल जोन नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे पास ये प्राइमरी एमाइन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। देखिए प्राइमरी एमाइन में क्या है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, यानी उसको डोनेट करने के लिए थोड़ी अपनी सुगमता या समझो इजीनेस रहेगी। तो ये इससे अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, समझ में आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास सेकेंडरी एमाइन है, देखिए मैं यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से डोनेटिंग हो रही है, तो कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी एमाइन इज क्वाइट बेसिक इन नेचर। और टर्शरी के बारे में तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि सभी जो आर ग्रुप है मेरे पास, सभी आर ग्रुप, तो सभी आर ग्रुप से उसका डोनेशन होगा, और नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बेसिसिटी ऑफ एमाइंस या कुछ इस तरह से होना चाहिए, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड लास्ट वन अमोनिया होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान में रखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, क्या कहानी में ट्विस्ट क्या रहा है आप देखिए। ये कहां पे होगा, जैसे मेरे पास गैसियस स्टेट हो या ये नॉन एक्वियस, राइट, नॉन एक्वियस स्टेट में हो या सिंपल लिक्विड स्टेट में हो, तो ही हम बोल सकते हैं। एक्वियस में जैसे आएगा तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। जैसे इसमें कोई पानी नहीं है, पानी का पोर्शन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। आइदर दे आर गैसियस इन नेचर और लिक्विड इन नेचर, या वो नॉन एक्वियस हो, तो ही हम इसको यहाँ पे समझा सकते हैं कि कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये जो एमाइंस की जो बेसिसिटी है वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। अभी हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए मैं आपको उसका एक बेसिसिटी ऑर्डर एक और दिखाना चाहता हूं। लेकिन अभी जो मेरा बेसिसिटी ऑर्डर है वो आप देखिए क्या है, किसके लिए है वो भी देखिए। बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी मेरे पास जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसमें बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं। देखिए मेरे पास है CH3 ट्वाइस NH, फिर क्या आएगा मिथाइल एमाइन, फिर क्या आएगा ट्राई मिथाइल एमाइन, और लास्ट में अमोनिया आएगा। यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है, और बाद में अमोनिया आया है। लेकिन जैसे डाई इथाइल में जैसे लेता हूं, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 ट्वाइस NH है, फिर से मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं CH3 CH2 थ्राइस N है,
इस तरह से हम दिखाएंगे CH3CH2 NH2 है, या मेरे पास अमोनिया है, तो ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी है, यहाँ पे टर्शरी है, यहाँ पे प्राइमरी और अमोनिया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों में कॉमन, सभी में लास्ट में अमोनिया है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी क्यों आगे चला गया है और ये ऑर्डर क्यों यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। फिर से मैं देता रहा, यह गैसियस स्टेट में, यानी एक्वियस स्टेट, एक्वियस वर्सेस गैसियस नॉन एक्वियस लिक्विड है, तो उसमें तो ये है ही, सभी में अमोनिया तो लास्ट में ही है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में सेकेंडरी आगे बढ़ रहा है और एक में प्राइमरी और एक में टर्शरी है। मैंने अभी आपको बोला था कि उसका जो मेन रीजन क्या है, द बेसिसिटी ऑफ एन एमाइन इन एक्वियस सॉल्यूशन प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन, राइट। जो मैंने अभी आपको ये बोला है कि जो हमारा एमोनियम केटाइन है वो एमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर ही सब कुछ है। तो बाय जो एमोनियम केटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर ही वो यहाँ पे एमोनियम केटाइन कैसे बना हुआ है, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए इसके 3 फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे उसका फर्स्ट फैक्टर है वो है प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, बराबर से, प्लस आई इफेक्ट ऑफ, ये तो हमने देखा ही है। दूसरा यहां पे एक फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो गैसीय स्टेट में नहीं था। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मोलेक्यूल, यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं उसका एक्सटेंट क्या होता है इसके ऊपर है। और तीसरा स्टीयरिक हिंड्रेंस, या हम उसको बोलेंगे स्टीयरिक इफेक्ट्स या क्राउडिंग इफेक्ट्स हम बोलते हैं, ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप की जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं प्लस आई इफेक्ट का ही एग्जांपल लेता हूं, राइट। सिर्फ अल्काइल ही होते हैं तो हमें मालूम है यही होगा ऑर्डर, वो तो हम पढ़ के ही आए, इसमें तो कोई है ही नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम अल्काइल की ही बात करेंगे तो ये मेरे पास है। लेकिन हमें मालूम है कि जैसे हम पानी में डालेंगे, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, देखिए मेरे पास है RNH2, तो क्या हुआ, उसने पानी में से जो H+ है उसके साथ वो जुड़ गए, ये है, उसने एक्सेप्ट किया था। अभी ये क्या हो गया है, तो कि R है, N है, H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, और यहाँ पे पानी ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं? 3। यानी जो इस डेफिनेटली उसमें अल्काइल ग्रुप तो है ही, लेकिन उसको जो एडवांटेज क्या मिला हुआ है कि एडवांटेज इस तरह से हो रहा है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन नाइट्रोजन एटम मोर स्टेबल इज द एमोनियम केटाइन। क्यों हो रहा है? बिकॉज एमोनियम केटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्राइमरी एमाइन, इज द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि उसने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम होने की वजह से उसने पानी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो वो मोस्ट स्टेबल में चला जा रहा है। कौन सा वाला? प्राइमरी वाला। सिर्फ R देखेंगे तो अलग है। R और हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एडवांटेज है उसको मिल रहा है। मैं सेकेंडरी के बारे में भी आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता हूं। देखिए सेकेंडरी में क्या हो रहा है वो भी आप देखिए। देखिए ये सेकेंडरी में मैंने आपको अभी दिखाता हूं, मेरे पास R2NH है, राइट। ये सेकेंडरी एमाइन है। जैसे उसने H+ के साथ अपना प्रोसेस यहाँ पे किया तो हमें मालूम है उसका लॉन पेयर उसको मिल जाएगा। तो क्या होगा? R है, N है, R है, यहाँ पे H तो था ही, एक और H यहाँ पे आ गया। अभी दोनों के साथ पानी अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ N+ के पास है। स्टेबल करेंगे, 2 R ग्रुप ही अल्काइल ग्रुप के हैं, स्टेबल भी करेंगे, लेकिन ये कहां पे चला गया है? लेस स्टेबल पे चला गया है।
लेकिन देखिए 2 R का भी इफेक्ट है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का भी इफेक्ट यहां पे लग रहा है। फिर से मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास R3N है और H प्लस है। फिर से देखिए यहां पे उसने लॉन पेयर डोनेट किया है, तो हमें मालूम है R3N प्लस और H आ जाएगा और वो OH2 के साथ, और ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। लीस्ट स्टेबल, सिर्फ यहां पे हमने क्या देखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ही देखा है, किसी और को नहीं देखा हुआ है। क्लियर हो गया है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या यहां पे दिखा रहा हूं? तो इन केस ऑफ एमोनियम केटायन डिराइव्ड फ्रॉम टर्शियरी एमाइन देयर इज सम देखिए अभी क्या होगा, अभी एक प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको तीनों स्ट्रक्चर फिर से दिखाना चाहता हूं। अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे R है, यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 3 R है। इसको डेफिनेटली एडवांटेज तो मिल रहा है, इसको भी एडवांटेज मिल रहा है, इसको भी है, लेकिन इसको पानी का एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है। तो अभी तो स्केल इस तरह से हो जाएगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। लेकिन जो टर्शरी वाला बंदा है वो आप देखिए उसमें क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे R3 होने की वजह से उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस चला जा रहा है। तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो बना हुआ है, अभी जो भी बना हुआ है उसको क्या कर देगा, लेस स्टेबल में डाल देगा। समझ में आ गया? सो हाउएवर in the case of this ammonium cation which is derived from tertiary amines, there is some steric repulsion of hydrogen bonding, hence stability further decreases। यहाँ पे स्टेबिलिटी उसकी क्यों कम हो रही है, क्योंकि उसने उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस का पॉइंट यहाँ पे देखिए। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको स्टीयरिक रिपल्जन, या हम उसको बोल रहे हैं चल रहा है, रिपल्जन चल रहा है, तो उसका जो ऑर्डर अभी अभी मिलाएंगे, सभी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया है ये ऑर्डर। क्योंकि अभी हमने कितने फैक्टर्स लिए हैं, 2 फैक्टर्स लिए हैं, एक अल्काइल ग्रुप का भी लिया है, एक ये भी लिया हुआ है। सो फ्रॉम अभी दोनों सभी को मिलाएंगे तो वी मे कंक्लूड दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस। देखिए हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट वाला भी पॉइंट आप ले लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी आप साथ में ले लीजिए, और स्टीयरिक फैक्टर्स को भी आप साथ में ले लीजिए। सो अभी मुझे इसके तीनों को साथ में मिला के मेरा जो एमोनियम आयन है उसकी जो स्टेबिलिटी मुझे देखनी पड़ेगी। तो ये स्केल कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेकेंडरी आगे चला जाएगा, बाद में क्या आएगा, तो कि बाद में प्राइमरी और टर्शरी भी आ सकता है, या सेकेंडरी बाद में टर्शरी और प्राइमरी। लेकिन क्यों सेकेंडरी क्यों आगे चला गया है, सेकेंडरी में 2 R का अल्काइल ग्रुप भी है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और स्टीयरिक रिपल्सन थोड़ा कम होने की वजह से ये नंबर 1 पे चला गया है। अभी देखना पड़ेगा कि ये R3 क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे टर्शरी कब पहले आएगा और प्राइमरी कब। देखिए टर्शरी तभी पहले आएगा, देखिए यहाँ पे जितना टर्शरी क्यों पहले आगे आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि इन अदर वर्ड्स द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग predominates over the stability due to plus I effect of the methyl group। यानी आपको ये दोनों में से ही देखना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो पहले चला जाएगा, बाद में इंडक्टिव इफेक्ट को लेना पड़ेगा। तो प्राइमरी एमाइंस के बारे में तो हमें समझ में आ गया कि मिथाइल एमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन टर्शरी एमाइन। समझ में आ रहा है? मैं आपको ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है। मेरे पास है CH3 है, ट्वाइस है NH, ये आगे चला गया है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे मिथाइल एमाइन क्यों आगे आ गया है और टर्शरी एमाइन क्यों पीछे चला गया है, अब देखिए। तो इसका रीजंस क्या है, तो कि इसका रीजंस ये होना चाहिए कि ये जो प्राइमरी है और ये टर्शरी है, तो टर्शरी में तो एक तो तीनों मिथाइल ग्रुप है। अभी जो मिथाइल ग्रुप का जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के बजाय मैं इथाइल ग्रुप रखूंगा तो ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका जो लेवल होगा तो वो कुछ मैं इस तरह से लिख सकूंगा कि जैसे मेरे पास इथाइल ग्रुप है, ये देखिए मेरे पास एक इथाइल ग्रुप है, फिर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH2 थ्राइस इन चला जाएगा, और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, तो CH3 CH2 NH2 मुझे मिलेगा। बराबर है? तो ये तीनों तरह से आप देख सकेंगे। देखिए मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं,
देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बड़े हो जाते रहे, जैसे मैंने इथाइल प्रोपाइल है, तो उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा लगेगा। सो क्या होगा कि स्टेबिलिटी जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी अब कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अभी फैक्टर काम नहीं करेगा, तो अभी कौन सा फैक्टर काम करने लगेगा, तो वो अल्काइल ग्रुप का फैक्टर काम करने लगेगा। मेरे पास कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। फर्स्ट वन अल्काइल ग्रुप का फैक्टर है, वो डोमिनेंट है, लेकिन उससे भी अच्छा वाला कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कौन कर रहा है? तो क्राउडिंग इफेक्ट यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस। अगर मैं बड़ा वाला ग्रुप लेता हूं तो ये तीसरा ग्रुप जो मैं बता रहा हूं वो डोमिनेट होने की वजह से ये दोनों अंदर चले गए, तो अभी मुझे अल्काइल ग्रुप का ही प्री डोमिनेट हो जाएगा, तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको यही एक बात है वो मैं आपको 2 या 3 बार क्यों समझाना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास गैसियस फेज है और नॉन एक्वियस लिक्विड फेज होते हैं, तो यही है क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फिनोमिना ही काम नहीं कर रहा है। जैसे पानी में आएगा तो ये दोनों तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये मिथाइल के लिए ही ये स्केल है, बाकी सभी जगह पे सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी इस तरह से ही चला जाएगा। एक इसमें मुझे कुछ लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन अल्कलाइन एक्वियस सॉल्यूशंस के लिए ही मैंने यहाँ पे आपके साथ बात यहाँ पे समझाई हुई है। अभी जो दूसरा पॉइंट है मेरा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा क्या है, तो कि वो मेरा पॉइंट है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, यहां पे हम बात शुरू करना चाहते हैं। एलिफेटिक का तो पूरा हो गया, उसका जो फर्स्ट मैं स्टेटमेंट यहां पे लेना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो एरोमेटिक एमाइंस है दे आर फार लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमाइन यानी मेरे पास जो एरोमेटिक एमाइंस है वो अमोनिया और एलिफेटिक एमाइंस से बहुत कम बेसिसिटी में है, यानी अमोनिया आगे है, एलिफेटिक एमाइंस तो सभी के आगे ही होते हैं, एरोमेटिक एमाइंस उससे पिछड़ जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जैसे मैं आपको स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाना चाहता हूं। मेरे पास जैसे एनिलीन है तो उसका जो पावर ऑफ केबी मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 9.38 है, और अमोनिया का तो हमें मालूम है कि अमोनिया का जो पावर ऑफ केबी है वो 4.75 है, और मुझे इथाइलेमाइन का भी मालूम है कि CH3CH2NH का जो पावर ऑफ केबी मुझे मिल रहा है वो है 3.29। तो उसी वजह से आप देख सकेंगे तो ये क्यों हो रहा है। एरोमेटिक एमाइंस जो आप देख रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी है वो क्यों कम हो रही है, तो उसका जो एक रीजन है वो है ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन। जो एनिलीन में रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है, तो रेजोनेंस हम देखेंगे पहले, समझ में आ गया है? देखिए, सो इन ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे वो यहाँ पे NH2 का जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो अभी क्या होगा, फर्स्ट ये लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा, then your pi electrons is shifted towards to here, so we can see the picture of this resonating structure 2 which can be look like, right? अभी क्या होगा नेक्स्ट में, तो कि ये है वो अपनी एडजेसेंट पोजीशंस में शिफ्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना शिफ्टिंग हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये NH2 प्लस में चला गया है। यहाँ पे भी देखिए ये दोनों जगह पे है, और यहाँ पे ये माइनस चला गया है। अभी माइनस वाली नेक्स्ट जगह पे कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, तो ये पाइप बॉन्ड शिफ्टिंग होके कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा ना, NH2 है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे दोनों है, और यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है। क्लियर हो गया? ये फिफ्थ वन है, और फिर से वो तो नेक्स्ट यहाँ पे ये NH2 है, ये पाइप बॉन्ड है, वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये मेरा लॉन पेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये क्या समझा रहे हैं हमें एनिलीन में, तो कि देखिए एनिलीन है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लॉन पेयर देखिए, 3 स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ही नहीं है, बिकॉज दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम विच इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग।
So it's not easily available, or sometimes because it's less easily available for the protonation. That's the reason that aromatic amines are weaker base than ammonia. तो ये एक रीजन है. दूसरा भी एक और रीजन यहाँ पे ये भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर फिर भी हम एनिलीन में से एनिलीनियम पे चले जाते हैं तो लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन होता है देन एनिलीन. यानी एनिलीन और एनिलीनियम में एनिलीन की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है. क्यों है? देखिए उसके जो भी स्ट्रक्चर्स है, मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके भी दिखा रहा हूं. किसके दिखा रहा हूं? NH3+. तो मैं मालूम है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाए, तो मुझे क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? तो सेम इस तरह से मुझे दो स्ट्रक्चर, मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे मिल पाएंगे. NH3+ है, ये स्ट्रक्चर नंबर फॉर एग्जाम्पल 6 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 7 है. राइट? तो ये NH3+ एनिलीनियम में क्या हुआ? सो इफ वी compare the relative stability of aniline and the anilinium ion. So aniline में क्या हुआ था कि in which aniline forms by accepting a proton. So we find that aniline is a resonant hybrid of these 5 different structure. But in the case of anilinium ion is a resonance hybrid of only 2 structure, 6 and 7 respectively. So these structures suggest that in structure number 2 and structure number 3 and structure number 4 are not possible in this case of due to delocalization of the lone pair on the electrons on nitrogen because of the formation of an additional nitrogen-hydrogen bond. So in other words, it states that aniline is more stable than anilinium ion. Hence, aniline has a very little tendency to combine with a proton to form a anilinium ion. On the other hand, in case of ammonia and in aliphatic amines, delocalizations of the lone pair of electrons on the nitrogen atom by resonance is not possible. So, once again, as a result, ammonia and aliphatic amines are much stronger base than aniline and other aromatic amines. तो ये कुछ इसकी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे दिखाया हुआ था. फिर यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट हम यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए effect of substituents, right, जो on the basicity of aromatic amines. अभी जो एरोमेटिक एमाइन की तो हमने बात की थी, लेकिन ये एरोमेटिक एमाइन में कोई सब्स्टिट्यूटेड अगर आते हैं तो उसका वजह से भी उसकी बेसिसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है वो हम देखते हैं. देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं. मेरे पास है एनिलीन है, मुझे पता है ये एनिलीन H+ के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? एनिलीनियम केटाइन बनाएगा NH3+. समझ में आ रहा है? अभी इसके साथ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लगा रहा हूं. कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लगा रहा हूं वो भी आप देखिए. जैसे मेरे पास है CH3 यानी टोल्यूडिन की मैं बात कर रहा हूं. जैसे मेरे पास है OCH3 एनिसिडीन की बात कर रहा हूं. NH2 है. तो ये जो क्या होगा, तो इसकी आने की वजह से क्या होगा, तो कि इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है. इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है? देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो यानी जो हमारा जो, क्योंकि ये जो प्लस था तो उसको मिल रहा है, यानी प्लस जो चार्ज है वो कम हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी जगह पे. सो दे स्टेबिलाइज द कॉन्जुगेटेड एसिड और केटाइन, सो दे इंक्रीज द बेसिक्स. वो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही पढ़ा हुआ था, राइट. जैसे मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे देखिए ये दूसरा केस है. यहाँ पे मैंने सेम NH2 लिया हुआ है, H+ है, और फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं. तो यहाँ पे क्या आ गया है? NH3+ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में नहीं, यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, या सॉरी इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कौन से होते हैं? नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर मैं यहाँ पे SO3H भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर मैं यहाँ पे COOH भी लिख सकता हूँ, X भी लिख सकता हूँ. तो वो क्या करेगा? तो कि वो बेसिसिटी कम कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो मेरा एनिलीनियम मुझे मिल रहा है उसका प्लस चार्ज और भी ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने की वजह से
वो जो पूरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दे विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, सो दे डिस्टेबिलाइज द केटायन, राइट, सो दे डिक्रीज द जो स्ट्रेंथ है वो उसकी बिल्कुल यहाँ पे कम हो रही है। तो ये जो फैक्टर है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। दूसरा एक फैक्टर भी यहाँ पे एक वर्क कर रहा है, मैं आपको दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे इस तरह से भी बोला जा सकता है कि द बेसिक स्ट्रेंथ इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज मोर मार्क्ड एट। यहाँ पे जो पेरा पोजिशंस होती है, पेरा पोजिशंस में क्या होगा कि पेरा पोजिशंस में ये इफेक्ट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू मेटा पोजिशन से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे मूव कर रहा हूं। मेरे पास है यहाँ पे, देखिए ये NH2 है और यहाँ पे CH3 है। हमें मालूम है इसका नाम क्या है, पेराटोल्यूडीन है, पेराटोल्यूडीन है। उसका जो पावर ऑफ Kb मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 9.21 है। तो लेकिन उसकी बेसिसिटी है ना वो मेटाटोल्यूडीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है आप देखिए, मेटाटोल्यूडीन का स्ट्रक्चर है, इसका जो पावर ऑफ Kb है वो 9.34 है, क्योंकि ये मिथाइल डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, लेकिन इसका जो डोनेशन है ना वो अच्छी तरह से कॉन्जुगेशन से, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा है। तो इससे इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो रही है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे NH2 है और NO2 है। क्लियर आ रहा है? और सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे दूसरा भी आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे NH2 है और NO2 है। तो नाइट्रो खींचेगा तो इसकी बेसिसिटी कम कर देगा, ये पैरानाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर है। और इसका जो पावर ऑफ Kb मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 13 है, और इसका मुझे पावर ऑफ Kb यहाँ पे मिल रहा है वो 12.64 था। तो इसमें क्या हुआ, इसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि नाइट्रो है वो खिंचाव यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मेटा में वो पार्टिसिपेट नहीं होने की वजह से वो कम कर रहा है, यानी इसकी बेसिसिटी कंपेयर टू यहाँ पे ज्यादा चल रही है। तो ये पॉइंट वो बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि पेरा। और अभी कहीं बच्चे को मैं अभी आपको तीसरा भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे मेरे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सिर्फ सिंपल समझा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। जैसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है ना, वो यूजुअली क्या होते हैं, तो कि यूजुअली वो वीकर बेस ही होते हैं देन एनिलीन। एनिलीन से भी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचर हो, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। सो दिस ऑर्थो इफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट, तो इसके स्टीयरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से उसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो एनिलीन से भी कहां पे चले जाते हैं, कम की तरफ चले जा रहे हैं। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो मीन्स ऑर्थो की है, ऑर्थो इफेक्ट हम उसको बोलेंगे। ऑर्थो इफेक्ट दो फैक्टर से पढ़ा जाता है, स्टीयरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से उसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बुक है वो बुक में उसने ये दूसरा पॉइंट भी और ये तीसरा पॉइंट कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन जो बच्चे एनटीए के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बात की थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी उसका मैं ये जो पूरा लेक्चर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स व्यू पॉइंट भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।